औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ान की बरकत और फजीलतों का तो क्या कहना। देखिए क्या खूब बात है कि आसमानी चारों किताबें माह रमज़ान ही में नाजिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब ज़बूर का नज़ूल हुआ तो वो भी रमज़ान ही का महीना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब तौरेत नाजिल हुई तो वो माह रमज़ान था। हज़रत ईसा पर जब इंजील नाजिल हुई तो वो भी माह रमज़ान का मुबारक महीना था। और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक की पहली आयत का नुज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, तो आप गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर नाजिल हुए थे और आप रोज़े की हालत में थे। ये भी माह रमज़ान का महीना था। वाह वाह, क्या रहमतें, क्या फ़जीलतें और क्या बरकतें हैं माह रमज़ान की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह की तमाम बरकतें फ़जीलतें हमें समेटने का मौका अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं याकूब रशीद प्रोग्राम एहसास रमज़ान करीम के साथ आपकी खिदमत में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ आवाज़ की दुनिया से है, यानी ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से है। और ये जाना पहचाना बहुत ही मानूस नाम है आवाज़ के हवाले से, लेकिन साथ साथ वो दीगर सलाहियतों के भी मालिक हैं। एक खातून हैं आज की मेहमान, यूट्यूबर हैं, नात ख़्वां हैं और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से तो मैं कहूँगा कि हैदराबाद की जो सरकर्दा आवाज़ें हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो मेरी मुराद है आज की खूबसूरत शख्सियत साजिदा सुंबुल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम साजिदा बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप याकूब भाई? जी मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक ठाक हैं? आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है एहसास के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ फरमा हो? बहुत अच्छा लग रहा है। एहसास न्यूज़ के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है और हमेशा इंटरव्यू लेती रही हूँ, आज देने का वक्त आया तो एक एहसास ही अजीब है। अच्छा, नर्वसनेस का क्या आलम है? नहीं, वो तो अब नहीं होता। यकीनन जाहिर है कि इतना इतना आपका तजर्बा कहीं हमसे ज़्यादा है इस हवाले से। तो ये तो मैंने जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कर लिया था ये सवाल। यकीनन आपका, हमने आपसे सीखा है और नहीं, आपने ये तो आप शर्मिंदा करें। आप माशाल्लाह खुद गौहर नायाब हैं, हैदराबाद के ऐसे हीरे हैं जिनको तलाश करना बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। उभरते हुए और निखरते हुआ हीरा है हैदराबाद। थैंक यू वेरी मच साजिदा बहन। अच्छा ये बताइएगा कि चूँकि हमारा ये प्रोग्राम माह रमज़ान के तनाजुर में होता है तो हमारा पहला सवाल भी इसी तसलसल में यूँ होता है कि ज़रा अपनी यादें शेयर कीजिए माह रमज़ान के हवाले से। लड़कपन, बचपन या अहद शबाब, मुख्तलिफ अदवार होते हैं ज़िंदगी के, उसमें आपने माह रमज़ान को किस तरह देखा, पाया, महसूस किया? सबसे पहली बात तो जो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि रमज़ान की आमद जब से शुरू होती है, यानी शब बारात, रजब का महीना होता है, शाबान होता है और फिर रमज़ान, तो मुझे शाबान से ही घबराहट शुरू हो जाती है, अल्लाह रमज़ान आने वाले। ये बचपन से अच्छा, ये घबराहट एहसास जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है? जिम्मेदारी तो खैर अब शादी के बाद बहुत हुई, लेकिन पहले से एक होता था कि रोजे हैं, पता नहीं क्या होगा, मैं रख पाऊंगी नहीं पाऊंगी। लेकिन बस असल में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजहबी घराना रहा मेरा। तो बचपन से ही हमने अपने घर में, मेरा ख्याल जब से मैंने रोज़ा रखा होगा तो रोज़े छोड़े नहीं। और अपने घर में भी मैंने यही देखा कि हर कोई पाबंदी से रोज़ा रखता था। वो एक अलग बात है कि जो मजबूरी के तहत जो कज़ा हो जाते थे रोज़े, उसके बाद ये रोज़ों के हवाले से चलता रहा। बचपन भी बड़े मज़े का, और मैं कल ही अपने बच्चों को बता रही थी कि बेटा मैंने सर्दी के भी रोज़े देखे हैं। जी हाँ, दोबारा से आएंगे। अच्छा, वो जो बचपन का दौर था वो तो वैसे गोल्डन पीरियड होता है। हाँ, यादों के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सिलसिला रहा और शादी के बाद तो अब रोज़ों की जिम्मेदारियां डबल ट्रिपल हो गई। फिर पीछे मेरी बीमारी का पीरियड ये आया कि मैं 2 साल रोजे नहीं रख सकती। बिल्कुल, बड़ा एक चैलेंजिंग दौर से गुजरी हैं। तो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था। आप यकीन माने, जब मैं उसका फिदिया देती थी ना, तो घर आके उसके बाद मैं रोती थी बाकायदा कि अल्लाह पाक मेरे रोजे, बस मैंने फिदिया दे दिया है, आप कबूल फरमाइएगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स की तरफ से बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि आप रोजे रखें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है,
आज जी माशाल्लाह, बिल्कुल सेहतियाब होकर और पूरी पूरी बाकायदगी से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है, आप सब लोगों की दुआएं हैं। जी साजिदा बहन, ये बताइए कि आवाज़ के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से तो आप, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एक बड़ा नाम है हैदराबाद का, और एक खूबसूरत आवाज़, एक मुतवाज़िन आवाज़, जो रिक्वायरमेंट होती है ना आवाज़ की, वो सारी चीज़ें, लबो लहजा और क्या कहते हैं तलफ़ुज़ और आवाज़ का ज़ेर बम, ये सारी चीज़ें आपके पास बदर्जा उत्तम मौजूद हैं। बहुत खूबसूरती से आपको बहुत सुना भी है। गो के ब्रॉडकास्टिंग से ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में मेरा तजर्बा निस्बतन कम है, बहुत कम है। मैं तो गुज़िश्ता 10 सालों से ही वाबस्ता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आपने तो काफ़ी वक्त गुजार लिया है इसमें। तो ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। मुझे आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ हुए तकरीबन 25 से 26 साल, एक क्वार्टर सेंचुरी हो गई है आपको। बिल्कुल जी जी माशाल्लाह। और बसवे तलबा से आए थे जी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आगे बढ़ते चले गए। एएम रेडियो, पुराना रेडियो जी ज्वाइन जी किया हुआ था। हाँ, जब तो एफएम की हवा भी नहीं चली हवा थी। भी नहीं थी। फिर जब अच्छा एफएम आने लगा तो उस जमाने में अनवर हकड़ो साहब प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जी अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। तो उन्होंने हमसे कहा अपनी बज़्म तलबा की टीम से कि देखो एक नया चैनल आ रहा है एफएम के हवाले से, कभी आप लोगों ने सुना है? तो मेरा कराची जाना रहता था, मैंने सुना था, तो कहले उसकी तैयारी करो। फिर ऑडिशन हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन में, पहले ही ऑडिशन में कामयाब हो गई, और ये एजाज़ मुझे ही गया कि 101 हैदराबाद की फर्स्ट वॉइस मैं ही थी जो उर्दू से इब्तिदा की। बहुत तो खूब। मैंने ही उसकी, मतलब ये एक ऑनर है आपका, एक एजाज़ है। ये ऑनर भी है। और 105 प्राइवेट चैनल जब हैदराबाद में आया, सच्चल एफएम 105 के जी नाम से, तो उसकी भी बिस्मिल्लाह तो इनायत बलोच साहब मतलब ने ये कि की थी। सारे क्रेडिट आपने समझ लिया है। और उसके बाद भी पहली वॉइस मेरी ही गई थी। अच्छा तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करम है कि सीखते सीखते अब इस उस पे हो गए कि लोग अब हमसे सीखते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं अपने बिल्कुल। आप को। क्वार्टर सेंचुरी जो है मैं बहुत अपने एक आप बहुत बड़ा को तजर्बा होता है। याकूब भाई, मैं अपने आप को उस्ताद नहीं मानती, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नहीं आप हमारी उस्ताद है। साकिब बबड़ो जैसे नाम, जो कि एक बहुत बड़े नाम है, मुश्ताक भट्टी, दानिश मेहदी, ये सब लोग मेरे ही सिखाए हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वो भी अब तो वो लोग भी एक जाने पहचाने और जाने माने नाम बन चुके हैं। मनी अंसारी, ये वो लोग हैं जो, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई अभी तक भूला नहीं है। अच्छा, एएम के किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया आपने अभी? मैंने अनवर हकड़ो साहब का नाम अच्छा लिया अच्छा जो अच्छा प्रोड्यूसर है। फिर 101 जो है वो असलम बलोच साहब ने स्टार्ट किया था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। इतना कॉन्फिडेंस जो दिया वो असलम बलोच साहब ने दिया। ठीक मैं बिल्कुल बरमला ये बात कहती हूँ कि वो बंदा था, वो फ्री हैंड अपने आरजेस को रेडियो में कंपेयर कहा जाता है, एफएम पे आरजेस, जी हाँ, बस इस्लाम हो या डीजे, डीजे की आरजे, तरह। रेडियो जॉकी, डीजे, ये जी हाँ तो जब हम माइक पे बैठा करते थे तो वो आके पीछे खड़े हो जाते थे। अब स्टेशन मैनेजर आपके सामने आ जाए तो आपके तो वैसी हवाइयाँ हो जाती। बेशक। कराची स्टेशन उन्होंने ही स्टेबल किया था। जी जी। तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया ना, फिर जब इनॉग्रेशन हुई तो जब वजीर आए तो 2 माइक थे, तो वजीर को आना था, इनॉग्रेशन होनी थी, तो कंसोल पे मैं बैठी हुई थी। अब कंसोल पे बैठी हुई हूँ तो मैंने सुबह में जाके असलम बलोच साहब को कहा कि सर आपने बड़ी भारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है जी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कर लोगी, इसमें क्या बात है। मैंने कहा मैंने आज तक किया नहीं। तो कहने लगे सीखते सीखते सीखेंगी ना, कोई बात नहीं। तो वाकई में बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, और इतना खूबसूरत फोटो है मेरा। उस जमाने में तो कैमरों से क्लिक होते थे, मोबाइल इतने नहीं थे, 2002 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वो वजीर आ रहे हैं और वो मुझे यूँ सलाम कर रहे हैं और मैं कंसोल पे उनको ऑपरेट कर रही हूँ, और वो एक बड़ी वो तो एक बड़ी खूबसूरत याद बन गया होगा वो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर नहीं गई, वही तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। उसमें जो बहुत ख़ास नाम असलम बलोच साहब और समीना यास्मीन जावेद जो कि FM 101 की प्रोड्यूसर हुआ करती थी, ये दोनों ऐसे जीदार लोग थे ना, बेधड़क कहते थे काम करो हम हैं आपके साथ, मतलब फ्री हैंड देते थे। फ्री हैंड देते थे, बोलना सिखाया, कॉन्फिडेंस दिया। फिर उस ज़माने में जब 101 आया था तो डीजेस का एक शोर था, लोग बड़े क्रेज में थे। सईदुद्दीन होते थे, रुखसाना जहरा, अली हमाद, मैं होती थी, शिराज होते थे, अब्दुल्लाह अब्बासी, इरम कलबानी होती थी, सना कलबानी होती थी। ये वो मतलब माने हुए नाम है जिनको लोग, इरमा होती थी जी। अच्छा साजिदा, एक बात याद आई मुझे, आपने जब ये एफएम की तरफ, एएम से एफएम की तरफ आप आई हैं
तो देखा ये गया कि उनका तर्ज गुफ्तगू और वो बहुत बड़ा मुख्तलिफ था AM के मुकाबले में। जी 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 तेज़ बोलना, अच्छा हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल किए बगैर, और ये जिस तरह हमारा AM में तो कुछ बहुत सारी चीज़ों की अब भी बहुत कदगान है और रिस्ट्रिक्शन है। पाबंदी है, अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी आमियाना से ज़बान का इस्तेमाल भी किया गया, और मुझे अभी एक नाम याद, मैं लेना नहीं चाहता हूँ कोई नाम के, वो इस कदर बड़े सताई अंदाज में, और वो बड़े पॉपुलर भी थे। वो साहब जो है बड़ी सताई अंदाज में प्रोग्राम किया करते थे। एक बिल्कुल देखिए, एक ज़बान होती है ब्रॉडकास्टिंग की ज़बान होती है, और एक होती है अवामी गली कूचे की थड़ी की ज़बान, उसमें एक बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन शायद आपने इस फ़र्क का हमेशा ख्याल रखा। आप FM की तरफ भी गई हैं, तो आपने अपना वही जो आपको यहाँ से लेकर गई थी उस अपनी रिवायत को वहाँ बरकरार रखा है। लेकिन देखा यह गया कि वहाँ पर जो है FM पर जो लोग आए हैं, उनका तर्ज तखातुब बड़ा मुख्तलिफ है, और ब्रॉडकास्टिंग का अंदाज जो है वो बड़ा जुदागाना है AM के मुकाबले में। क्या आप महसूस करती हैं इस बात को? देखिए, FM और AM में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मॉड्यूलेशन के फ़र्क के साथ माहौल का, वक्त का, तकाजे का बड़ा फ़र्क है। अगर हम तकाजे की बात करें तो देखिए, कहते हैं ना कि वक्त के साथ हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। ठीक है। लोगों ने अपने आप को तब्दील किया और अवाम ने उसको पसंद किया, लिसनर्स ने उनको पसंद किया, तो वो फिर आगे बढ़ते चले गए। अगर हम उन्हें पसंद ना करते तो शायद वो चीज़ आगे ना जाती। मैं तो अब तक ये कहती हूँ कि जो अब भी नई जनरेशन, चाहे वो AM पे आ रही है, FM पे आ रही है, या किसी TV चैनल पे आ रही है, उनकी उर्दू भी सही नहीं है। उनका बिल्कुल बिल्कुल इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता है। खून को खून बोलना, ये तो मीडिया ने हमारी ज़बान को इतना ख़राब कर दिया। मैं कहती हूँ, अच्छा, ये पड़ोसी मुल्क की फिल्मों का जो है बड़ा एक बुरा असर है, मनफी असर है। ये फिल्मों से ज़्यादा फिल्में तो हमने भी देखी, फिल्मों से ज़्यादा जब से ये मोबाइल हाथ में आया ना, छोटे रोमन, अच्छा ये शायद रोमन, मेरा ख्याल है रोमन से भी फर्क पड़ा है, वजह से भी, और इस मोबाइल ने आके जो छोटी छोटी वीडियोस और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो कुछ बेहुदा चीजें देख के अपनी जबान को बिगाड़ लिया। खासतौर पे कार्टून्स, अगर हम बात करें बच्चों की जो जबान बिगड़ी ना कार्टून्स के थ्रू है, क्योंकि ये तमाम टोटल जो इसकी डबिंग है वो हमारे पड़ोसी मुल्क से होकर आती है, पड़ोसी मुल्क से होकर आ रही है, और उसमें जबान इतनी, अच्छा आमियाना जबान, बाजारी जबान का इस्तेमाल होता है। मादरी जबान नहीं है वो, अपनी जबान तो अगर आप उनकी सुने तो वो बेहद खूबसूरत अंदाज से बोल रहे थे। शायद मैं ये कहूँगा कि वो उर्दू है उसको, लेकिन वो मस्त करके पेश कर रहे हैं, उर्दू को मस्त करके पेश कर रहे हैं। उन्होंने इतना करोड़ मरोड़ दिया उसको, हिंदी का नाम तो जरूर देते हैं, लेकिन हिंदी नाम की कोई चीज नहीं होती। अफसोस होता है जब वो अल्फाजों का इस्तेमाल, और मैं अभी भी अपने बच्चों को ये बात कहती हूँ, जब वो कोई गलत बात बोल रहे होते, कोई गलत जुमले का इस्तेमाल करे, तो मैं कहती हूँ मेरे नाम का ही ख्याल कर लो। अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया गलत। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पे मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा, चाहे वो TV चैनल्स हो या रेडियो चैनल्स हो, वो गलत को कभी गलत कहते ही नहीं है, वो गलती, वो इसका इस्तेमाल 99% लोग इसको नहीं कहते हैं। कुछ आपको मैं बताऊं, रूट्स की भी बात होती है। मेरी फैमिली शुरू से माशाल्लाह बड़ी, मेरे दादा के ज़माने से, मेरे दादा इंडिया में हेडमास्टर थे जी, और पहले ज़माने के हेडमास्टर जो होते हैं वो पोस्ट मास्टर भी हुआ करते थे। ठीक है। तो इस हवाले से मेरे यहाँ तालीम का रिवाज रहा, और उर्दू एक खूबसूरत अंदाज से बोली जाती है। आप मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिल लेंगे। ठीक। तो मुराद ये कि आप तो मतलब आपको घर से ही सब कुछ मिल गया है इस हवाले से। मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिल लेंगे तो आपको उर्दू अच्छी ही सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अब शायद नई जनरेशन आ रही है तो थोड़ा बहुत वो सुन के उनमें वो हो, लेकिन हम सब कजन्स और सारी फैमिली मेंबर उनकी भी सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक। अच्छा साजिदा, ये बताइए कि ज़ाहिर है हर बंदे का एक, जब वो कहीं कदम रखता है या कदम रखने वाला होता है, उसके पेश नज़र एक रोल मॉडल होता है। आपके पेश नज़र आवाज़ की दुनिया से कोई खातून या मर्द रोल मॉडल का कोई था इमेज या तस्वुर कि जिसको मैं इस तरह फॉलो करूं कि मेरा नाम भी, मेरा काम भी? अगर आप कहें ना, मेरे अपने फादर थे। अच्छा। उसकी वजह ये कि मैंने आँख खोली तो मैंने अपने घर में रेडियो को देखा। ठीक है। सुना भी और देखा भी। मेरे फादर की ये आदत थी कि हम लोग रेडियो सुनते हुए सोते थे और उठते थे तो रेडियो चल रहा होता था। बहुत खूब। तो मैं शौक में आई रेडियो। पहले मेरी कज़न आई, एक हफ्ते बाद वो मुझे लेके चली। मुझे अलिफ बे नहीं पता थी कि रेडियो में होता क्या है। मैं अनाउंसर समझती थी कॉम्पेयर को। मतलब ये डिफरेंस पता नहीं था कि कॉम्पेयर और अनाउंसर का फर्क क्या है।
अभी उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता ठीक था। है। और मैं वहाँ आई और मैंने ऑडिशन दिया, तो मैंने ये कहा कि मैं अनाउंसर बनूंगी। तो उन्होंने कहा पहले बसमा तलबा करें, बसमा तलबा करने के बाद जब वो हुआ तो मैं अनाउंसर के लिए। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि अनाउंसर की ड्यूटी ये है, तो मैंने कहा कि मुझे ये नहीं बनना था। जी। तो अनवर अकरम साहब ने कहा नहीं, अभी आप इस पे फोकस करें। खैर वो चीज़ चलती रही, लेकिन फिर शायद उन्होंने मुझ में कोई टैलेंट देखा कि फिर उन्होंने मुझे प्रोग्राम्स देना शुरू कर दिया। वो बस इस तरह फिर सिलसिला चलता चला गया। तो रोल मॉडल तो आप कहें कि मेरे फादर रहे हर तरह से, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रोल मॉडल है तो मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात हुई है तो फिर नात ख़ानी की भी बात होनी चाहिए। और नात ख़ानी की जब बात होगी तो हम इस हवाले से यूँ भी कहेंगे कि नात ख़ानी की तरफ जो है आपका रुझान कैसे हुआ? स्कूल से। स्कूल से। अब मेरा ख्याल से प्राइवेट स्कूल्स की भरमार ने अदर एक्टिविटीज़ बच्चों से दूर कर दी। पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में अदर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी जी, डिबेट वगैरह, डिबेट, खेल, ये मुकाबले, तकरीर हैं। अगर स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स का चल रहा है। पाकिस्तान डे हम 23 मार्च, 14 अगस्त इतने भरपूर तरीके से एंजॉय करते थे। स्कूल में टैबलोज हो रहे हैं, ड्रामे हो रहे हैं, फिर टीवी पे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, वालिद बैठ के बता रहे हैं ये परेड आने वाली है, सुबह सुबह सब। अच्छा, वहाँ भी आपको एक अच्छी खासी तरबियत मिली होगी इस हवाले से, ना? और फिर यही हुआ कि मिलाद का ये हुआ कि स्कूल से नात पढ़ने का शौक था। नादिया कॉम्पिटिशन्स में भी जाते रहे। हेड गर्ल थी स्कूल की। मेरी दोस्तें तो ये कहती हैं तो किसी चीज़ में पीछे रही नहीं। मतलब ये जहाँ रहे वो सरे फहरिस्त रहे। मेरी शायद आदत थी, जहाँ दिल चाहा पैर घुसा दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो गई। और पैर घुसाने के साथ साथ ये भी एक ख्वाहिश होती थी, जन्म लेती थी दिल में कि मुझे फ्रंट लाइन पे होना है। ऐसा भी है ना? मेरी जिसामत बचपन से ऐसी है, मैं खुद ही फ्रंट पे आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उसके लिए लाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो नात ख़ानी के हवाले से बात हो रही है तो आप जो है ना, हो जाए माह रमज़ान है, मुबारक महीना है, तो एक नात हमारे नाजरीन की समातों तक भी पहुँच जाए। आप क्या बात? मेरे फादर रिटायर हुए तो वो मेरे सारे बहन भाइयों ने मुझे कहा कि पापा और अम्मी हज पे जा रहे थे कि आप, मुझे घर में गुड़िया कहते हैं, कि आप गुड़िया को ले जाएं। ठीक है। तो पापा ने कहा भी कोई भाइयों में से चलो, तो कहला नहीं, हम तो इंशाल्लाह अपनी फैमिलीज के साथ कर लेंगे, आप इसको अपने साथ ले जाएं। तो मैंने 2000 में हज किया। तो वहाँ के जो मनाजिर थे ना, मैं जब ये नात पढ़ती हूँ तो वो मेरे सामने आ जाती है। जबकि एक तवील अरसा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भी खाना काबा और मदीना में मौजूद हूँ। शायर ने कुछ इस तरह इसके अशार की मंजर कशी की है कि जो वहाँ होकर आया ना वो अपने आप को वहाँ मौजूद पाता है। तो बस इसके एक शेर पेश करती हूँ। जी हाँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब इश्क ने रुलाया सरकार ने बुलाया, चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। चमका मेरा मुक़द्दर, मैं मदीना देख आया। वहाँ हर तरफ ईसाइल खैरात बट रही थी, था नूर का समंदर, रहमत बरस रही थी। क्या क्या तुम्हें बताएं
क्या क्या नज़ारे देखे, कभी जालियों को चूमा, कभी हिचकियों से रोए, और सरकार ने बुलाकर क्या क्या अता किया है। बेशक जो लोग वहाँ चले जाते हैं ना, आप, ये मेरा ईमान है, मेरा तजर्बा है, और मैंने वहाँ महसूस किया, आप जो सोचते हैं आपका पूरा होता है, आप जो मांगते हैं सामने हाजिर हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है ये कि हमारा ईमान होना ताकत आपके सामने वो चीजें ले आई कि सरकार ने बुला कर क्या क्या अता किया है, वे नूर मेरे दिल को पुरनूर कर दिया है, जिसे चाहे वो पुकारे, जिसे चाहे वो बुला ले, जो गदा है उनके दर का सुल्तान वो बना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खुद। साजिदा, यूँ लगता है कि आप तो एक परफेक्ट नात ख़्वां भी हैं, मुकम्मल नात ख़्वां। मैं मिलादे पढ़ती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं इस तरफ ही आ रहा था कि आप अगर मिलादे वगैरह पढ़ती हैं तो क्या उसको आपने प्रोफेशनली अपनाया? जी, मैं प्रोफेशनली ही मिलादे पढ़ती थी। सायरा मतीन वगैरह के साथ हमारा ग्रुप मतलब उसी दौर का है सारा जी। लेकिन फिर वो शादी के बाद मसरूफियत हो जाती है तो ये रहा। लेकिन अभी भी ये कोई बुलाता है और तो मैं बिल्कुल जाती हूँ, मिलादे पढ़ती हूँ। पूरा ग्रुप है हमारा और वो लोग तो अभी सब पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कभी कभी जाना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक लॉ बचपन से लगी हुई ना, मरते दम तक रहेगी। मैं शायद बूढ़ी भी हो जाऊंगी, आवाज़ इस काबिल नहीं भी रही, तो अल्लाह और उसके रसूल की सना तो मेरे मुँह से अदा होती रहे। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, साजिदा आज तो एक भारी भरकम शख्सियत का नाम है अब जो, लेकिन एक कुछ अरसा कबल तक एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की हुआ करती थी, तो उस लड़की के दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो जो है शोबिस की तरफ आ जाए, एक्टिंग में भी अपना हिस्सा डाले? मैं रेडियो की तो ड्रामा आर्टिस्ट हूँ। ठीक है। और बचपन से ख्वाहिश है कि कोई एक ड्रामा ज़रूर करूँ। अच्छा। हाँ, चाहे टीवी का किसी भी चैनल का हो, पहले तो पीटीवी ही होता था, लेकिन अब जब चैनल्स आ गए तो दिली ख्वाहिश है कि कोई एक रोल वो उस दुनिया का भी एक मज़ा चखूँ, पता तो चले कि ड्रामे किस तरह होते हैं टीवी के। और अगर मौका मिला और वक्त ने इजाज़त दी, कैरेक्टर ऐसा हुआ जो करने वाला हुआ, क्योंकि मैं इन चीज़ों के मामले में बड़ी, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि मैं हर चीज़ एकदम नहीं कर लेती, तो थोड़ा सा मैं हर चीज़ को देखभाल के करती हूँ। मैंने स्टेज कॉम्पेयरिंग बहुत की है, तो बस मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, स्टेज कॉम्पेयरिंग का तजुर्बा कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। रेफरेंडम का प्रोग्राम परवेज़ मुशर्रफ साहब का, अच्छा। कराची आर्ट्स काउंसिल से जो पूरे पाकिस्तान में हुआ था, उसको कंडक्ट किया था। इसके अलावा मैंने अभी, अगर आप रिसेंटली बात करें तो पिछले साल 13 अगस्त की रात जो फौज और गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद की तरफ से जो प्रोग्राम रानी बाग में हुआ था उसकी कॉम्पेयरिंग मैंने ही की थी। अच्छा। और मेरे साथ एक अनसब कॉम्पेयर थे, हम दोनों ने इसकी कॉम्पेयरिंग की थी। इसके अलावा आतिफ असलम पहली दफ़ा हैदराबाद में सच्चल FM 105 उनको लेकर आया था नैरून कोर्ट में, उसकी कॉम्पेयरिंग मेरी और साकिब अब्दू की थी। ये तो वो मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा जो मतलब अब तो शायद मुझे याद भी नहीं है, बहुत मैंने स्टेज कॉम्पेयरिंग की। जी। अच्छा साजिदा, तो थोड़ा सा एक संजीदा सी गुफ्तगू, एक सख्त दौर से भी गुजरी हैं आप, इब्तला का एक दौर, एक इम्तिहान का दौर, कैंसर, एक ख़तरनाक मौलिक मर्ज, कैसे उसको फेस किया, किस तरह? और ज़ाहिर है ये सारी एक्टिविटीज़ भी मुतासिर भी हुई होंगी और जो है बहुत सारे मामलात भी उसके ज़ेर असर आए होंगे। जी, मैं शायद जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी तौर पर भी एक बड़ी मजबूत औरत हूँ। जी।
मेरे माशाल्लाह पहला बेटा हुआ, दूसरे बेटे होने के कोई 6 महीने बाद मुझे प्रॉब्लम फील हुई। ठीक है। अच्छा, मैं बताते हुए यूँ नहीं झिझकूंगी, इसलिए कि मैं लम्स एफएम हैदराबाद की ब्रेस्ट कैंसर की एम्बेसडर भी हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ डॉक्टर बनफ्शा हैं, पहली पाकिस्तान पीएचडी ब्रेस्ट कैंसर, ठीक उनके साथ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और हर ठीक। साल मैं वहाँ जाती हूँ और लोगों का अवेयरनेस देती हूँ इस हवाले से। तो मेरे साथ जब प्रॉब्लम आई तो मैंने उस प्रॉब्लम को डॉक्टर बनफ्शा से ही शेयर किया, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो। ठीक। फिर कुछ उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दे दी। तशख़ीस हो चुकी थी उस वक्त? नहीं हुई थी नहीं तशख़ीस? नहीं हुई नहीं थी हुई थी। जी। उन्होंने कुछ मुझे एंटीबायोटिक दी। उन्होंने शुरू में ये कहा कि ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कैंसर ही हो। ठीक है। असल में मुझे आप ये समझ हाँ, ब्लड आता था। ठीक है। मुझे कोई गिल्टी नहीं थी, मुझे अच्छा, ब्लड आता था। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये आप एंटीबायोटिक लो, ड्राई हो जाएगा। ठीक है। एंटीबायोटिक खाई, 2 महीने आराम रहा, फिर वो मुझे फ़ील होने लगा। मैंने फिर बताया, उन्होंने फिर कहा। अच्छा, मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि किसी टेस्ट में वाज़ेह हो ही नहीं रहा था कि ये अच्छा। कैंसर है। फिर उन्होंने मुझे कहा ये कुछ भी नहीं, ये एक डक्ट प्रॉब्लम है, जो कि कह लें कि जो हर औरत में होती है कि जो दूध पिलाने वाली नस है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से हो रहा है, उसको निकाल देंगे। अच्छा, अलमिया पाकिस्तान में ये है कि उसका जो टेस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा। डक्ट टेस्ट कहलाता है, ठीक। वो बाहर कंट्रीज में होता है। उन्होंने कहा किसी भी सर्जन से ऑपरेट करा ले। तो मैंने कहा मैं बजाय इधर उधर जाऊँ, डॉक्टर अकमल जमाल एक मानवा नाम है, मैं उनसे करा दूँ। उनके पास भी उन्होंने भी सेम यही सूरत हाल दी। चले डक्ट प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात नहीं है, और आप जो है उसको डक्ट को हम निकाल देते हैं। आपको अगर याद हो, रेडियो की बहुत ज़बरदस्त अनाउंसर और कॉम्पेयर ताहिरा हसन, जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है। उसी दिन उनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई उनकी थी। भी ब्रेस्ट कैंसर में हुई, ठीक और ठीक। उसके दूसरे दिन मेरा ऑपरेट था डक्ट का। ठीक है। उसके बाद वो बायोप्सी, मैं बहुत मुख्तसरन बता रही हूँ, पीरियड हम्म। तो बहुत लंबा रहा। तो बायोप्सी के लिए चला गया। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई, हम लेके डॉक्टर के पास गए, तो वो कभी मुझे देखें कभी मेरे हस्बैंड को देखें। फ्राइडे नाइट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें तो आगा खान की रिपोर्ट थी वो, कि इसमें तो आ रहा है कि आपके अंदर कैंसर के जरासीम नज़र आ रहे हैं, बहुत कम तादाद में, ठीक लेकिन है, और आप फ़ौरन सुबह कराची चली जाएं। अच्छा, उससे पहले मेरी भाभी को ये डायग्नोज हो चुका था। ठीक है। आप यकीन माने, मेरा मतलब वो एक लम्हा बस ऐसा था कि मेरा चेहरा फक हुआ था एक लम्हे के लिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलें। सबसे पहले मैं अपनी बहन के पास गई, मैंने उनसे कहा बाजी ऐसे ऐसे हुआ है और कराची चलना है। बच्चे उनके पास छोड़े और हम दोनों रात में ही निकल गए। दूसरे दिन क्योंकि बच्चे कितने डॉक्टर, साल था आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। ठीक। तो उसी वक्त जो है बस वो पता चला, हमने भाभी से पूछा, उन्होंने कहा सैटरडे को ही लियाकत नेशनल में डॉक्टर रुफीना सूरो बैठती हैं, ठीक। सैटरडे उनकी ओपीडी है। बस रात हम कोई 3 बजे कराची पहुंचे, सुबह उनकी ओपीडी में चले गए। वहाँ कोई 13-14 टेस्ट है, वो हुए। उन टेस्ट की टाइमिंग ड्यूरेशन में 2-2.5 13-14 टेस्ट है? जी हाँ। जी। वो एक टेस्ट तो यही निमरा से हुआ था बहुत। अच्छा, वो 13-14 टेस्ट एक ही मतलब एक ही टाइम में हुए या कुछ? नहीं, मुख्तलिफ उसके थे। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने लिख के दे दिए कि आप ये ठीक है। सारे टेस्ट करवा के मरहलावार। आप आ जाइए हमारे ठीक है। पास। तो 2 से 2.5 महीने लगा, क्योंकि टाइम लेना पड़ता है कुछ टेस्ट ठीक के है। लिए, उनकी जब टाइम मिले। तो उनमें किसी में कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन वो आगा खान की रिपोर्ट जो है वो उनको कंफ्यूज करेगी। बिल्कुल। उन्होंने उनको आगा खान वालों को एक पेपर लेटर भेजा अपने पास से कि दोबारा इसकी जो बायोप्सी रखी है आपके, उसको दोबारा टेस्ट करें। वो दोबारा टेस्ट हुआ, उसमें उन्होंने फिर कहा। तो आखिरी टेस्ट जो उन्होंने मेरा करवाया वो MRI, जी। ब्रेस्ट का MRI कराया। ठीक है। इंतहाई तकलीफ दे टेस्ट होता है, इस हवाले से नहीं कि कुछ चुभ रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये होता है कि मशीन में जिस पोजीशन में आपको लिटाया जाता है वो एक छिपकली की पोजीशन है। अच्छा। मतलब समझ लें हाथ सीधे, पैर सीधे, हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल बस बिल्कुल। मशीन में उल्टा आपको मुंह के बल लिटा दिया गया ठीक और है। हिलिएगा नहीं। और वो तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट का वो टेस्ट, और 1 घंटे के तकरीबन 1.25 घंटे बाद वो एक इंजेक्शन लगाते हैं अच्छा, डोपलर। इस सारे अरसे में उस प्रोसेस का हिस्सा बन के रहता है पेशेंट जो? बिल्कुल हिलिएगा भी नहीं, सांस भी ऐसे वो पैड्स लगा दिए। मतलब एक वक्त ऐसा आया था लास्ट में कि मेरी नाक, आंख और मुंह से बस पानी टपक रहा था, क्योंकि उल्टे लेटे लेटे जी आपकी जी वो बिल्कुल। पोजीशन है, हिलना आपने नहीं है। फिर वो 1.25 घंटे बाद जब वो मुझे इंजेक्शन लगाने, मैंने कहा खुदा के वास्ते मुझे इसमें से निकालने, वरना मैं
शायद ये ना कर सके। कहा आपने तो सब कुछ कर लिया, लोग तो 15 मिनट नहीं लेट सकते इसमें, 15 मिनट रह गए, ये और निकालना है। खैर वो उसमें आया कि आपके है प्रॉब्लम नसों के अंदर है। ठीक है। तो वो बस फिर डॉक्टर ने कहा ये रिमूव करना पड़ेगा, और वो फिर पूरा प्रोसेस चला, कीमोथेरेपी। लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरी रेडिएशन नहीं हुई, और जो 5 ईयर की जो टैबलेट्स है वो मुझे नहीं लेनी पड़ी। लेकिन हाँ, बहुत तकलीफ दे पीरियड होता है, 1.5 से 2 साल तकरीबन ये सिलसिला चला। जी जी साहिदा, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है बहरहाल एक इस इम्तिहान से भी जो सुरखरू होकर निकल गई। अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी और एक ताकत दी। बात बताऊं कि लोग घबरा कर अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो तो हो रहा है। देखिए पैदा करना, मारना और शादी करना ये अल्लाह के हाथ में है। बच्चे पैदा करना जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप देख लें, पतंग से लड़के की गर्दन कट गई, डोर से वो बहुत खतरनाक वाक़या हुआ है। कोई सोच सकता था? तो जब मौत आनी है उसने तो आनी है, बिल्कुल। लेकिन आप पहले से डर खौफ से अपने आप को मार लें, वो सही नहीं है। तो मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है, इतनी मेरी विल पावर है। गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो ये हिसाब था कि ज़ाहिर 17 कीमो थी, अब कौन रोज साथ जाए, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। तो लास्ट में तो मैं बिल्कुल अकेली कीमोथेरेपी करानी चाहती थी। कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं वो 20 से 22 घंटे बाद आते हैं। तो मैं कीमोथेरेपी कराते ही वापस आती थी, तो वो लियाकत नेशन के बंदे जो इंचार्ज थे वो कहते थे आप फिर अकेली आ गई। तो मुझे अपने काउंटर के सामने वाला बेड देते थे, और उसके अलावा जो मेरे रूम में दूसरा बेड था उनसे कहते थे इनको देखते रहिएगा। तो मैं अपनी हिम्मत से मैं चलती हूँ, सारे काम करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह साहिदा, मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का ये पहलू कभी शायद इतना डिटेल में कभी डिस्कस नहीं हुआ होगा कहीं, जो आज हुआ है, जो मैं समझता हूँ। ज़ाहिर है कि आमतौर पर इस नौइयत की गुफ्तगू नहीं की जाती, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे नाज़रीन तक आपका ये, जी हाँ, एक इंसान खुशियाँ तो बहुत शेयर कर लेता अपनी खुशियों के वाक़यात, लेकिन दुख के और जो इम्तिहान के जो वाक़यात होते हैं ना, एक पीरियड होता है, एक सख्त दौर, उसको भी जो शेयर करना चाहिए। मैं अगर आपको मेरे कैंसर की पूरी जर्नी सुननी है तो मेरा भी यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, एज ए यूट्यूबर मेरे चैनल का नाम है आरजे साजिदा ब्लॉग। आप उस पर जाएं, आपको मेरी पूरी कंप्लीट 6 से 7 वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैंने एक एक लम्हे की चीज़ मैंने उसमें बताई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहिदा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, बहुत बहुत मज़ा आया बात करके। और जब आप जैसी गुफ्तगू करने वाली खातून हो जो बहुत रवानी से और बहुत ही आसानी से हर मौजू पर बात कर लें, तो फिर बात करने का लुत्फ ही और होता है। नहीं, जब कंपेयर अच्छा हो ना तो बोलने में मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साजिदा फॉर कमिंग। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपकी बात काटती हूँ, अदा करूंगी एहसास न्यूज़ का कि आज इन्होंने अपने स्टूडियोज में मुझे मैं आपके तफसीलात लेने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और हर हवाले से साजिदा मैं आपकी बात फिर काटूंगा, मैं कहूँगा कि वेब चैनल की बहुत एक भीड़ है, वहाँ एहसास को आप कहाँ खड़ा देखती हैं इसका अपने काम के हवाले से? हाँ, आज के दौर में तो बहुत है। देखिए हैदराबाद में अब काफ़ी चैनल्स काम कर रहे हैं, और अगर बात करें एहसास की, तो एहसास ने ये एहसास किया कि एहसासमंद लोगों को अपने एहसास के स्टूडियो में लेकर आया। बहुत खूब। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतने कहते हैं ना मसरूफियत के दौर में टाइम निकाल के लोग आपके पास आ रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये आपकी कामयाबी बिल्कुल। और साजिदा हमारी कोशिश ये है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, नुमायाँ, और तो उनके इस काम को हम जो है अपने चैनल के थ्रू नाजरीन के सामने लेकर आएँ, उन्हें पता चले कि लोग के साथ, ताकि इस तरह भी जज्बा खिदमत बेदार होता है लोगों में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। मैं आपके प्रोग्राम्स देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और बड़े अच्छे अच्छे लोगों को आप बुला रहे हैं। हैदराबाद की नामवर शख्सियात आ रही हैं जो गुफ्तगू कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आप लोगों ने कदम उठाया हुआ, और इसको कंटिन्यू ही रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू। ये थी साजिदा सुंबुल, हैदराबाद की एक तवाना आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, नात ख़ां भी और यूट्यूबर भी, लेकिन उनका बड़ा हवाला जो है वो है ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते, मानते और पहचानते हैं। कल फिर इसी वक्त किसी अच्छी सी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, एहसास को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। इजाज़त दीजिए याकूब रशीद को।
फ़ी अमानिल्लाह।